खबर बताते हैं, कराची की 24 यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर तखीर का शिकार हो गई है। मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची की 24 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम सुबह 8 बजे शुरू होना थी, ताहम सिक्योरिटी की अदम फराहमी की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम ताखीर का शिकार है। सिर्फ एक यूनियन काउंसिल में पोलियो रजाकारों को रवाना किया जा सका। दूसरी तरफ इंतजामिया की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 24 यूनियन काउंसिल्स में मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद है। मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी का इतलाक सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहेगा। कराची में जारी पोलियो मुहिम पर बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज की नुमाइंदा सबा सुल्तान से। सबा सुल्तान, बताइएगा, कल तक तो सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया था, अब ताखीर की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, जब से ये इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हुई तब से ये चीज देखने में आ रही है कि सिक्योरिटी जो है, हालांकि ये बहुत पहले से बताया जा चुका है कि कराची में बहुत हाई अलर्ट है पोलियो के हवाले से, तो ये चीज बहुत देखने में आ रही है कि सिक्योरिटी की जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है, जिसकी बिना पर जो है वो या तो पोलियो मुहिम जो है वो कैंसिल हो जाती है, बिल्कुल मुलतवी हो जाती है, या फिर वो ताखीर का शिकार हो जाती है। अभी भी जो है आज संडे को हालांकि पोलियो मुहिम होती नहीं है, लेकिन करीबन इस क्वालिटी कैंपेन की वजह से जो है इस संडे भी जो है वो पोलियो मुहिम जो है वो जारी है। लेकिन 24 यूनियन काउंसिल्स में शुरू होने थी, जिसमें से अभी तक सिर्फ एक यूनियन काउंसिल में जो है पोलियो मुहिम जो है वो शुरू की जा सकी है, जबकि अभी तक जो है वो पोलियो मुहिम स्टार्ट नहीं हुई है बाकी 23 यूनियन काउंसिल्स में, क्योंकि इरादा ये था कि 8 बजे से तमाम इलाकों को कॉर्डन ऑफ करके जो है बाइक की जो मोटरसाइकिल जो है उसकी नकलो हमल पर रोकथाम की जाएगी और बाकी लोग की टीम जो है वो फील्ड में रवाना होंगी। तो अभी जिस यूसी में मैं खड़ी हुई, यहाँ पर भी जो है अभी सिक्योरिटी जमा हुई है, पोलियो टीम्स बिल्कुल यहाँ पे डिस्पेंसरी में मौजूद है और अभी यहाँ से थोड़ी देर में जो है टीम्स रवाना होंगी फील्ड में और वहां जाके पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मैं आपको बताती चलूं कि कराची में हाई अलर्ट सिक्योरिटी होने की बिना पर और खासतौर पे हसास होने की बिना पर जो है यहाँ पर अभी अगले जो इतवार हैं उनमें भी जो है वो कैटेगरी वाइज जो है पोलियो मुहिम की जाएगी। अभी भी यहाँ पर अभी पोलियो मुहिम शुरू नहीं हुई है, यहाँ से भी सिक्योरिटी रवाना होगी फील्ड में और फिर जो है पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी और फिर यहाँ से टीम जो है वो अपने फील्ड में रवाना होगी और 6 बजे के बाद जो है वो बाइक से मोटरसाइकिल में जो पाबंदी है वो खत्म कर दी जाएगी। अच्छा सबा, इंसदाद पोलियो मुहिम टीम का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, टीम है वो बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न है, क्योंकि हमें पिछला इतवार भी ये चीज देखने में आई थी कि टीम खुद भी जो है वो सिक्योरिटी के बगैर रवाना नहीं होती, क्योंकि खास तौर पे महकमा तालीम ने टीचर्स प्रोवाइड की हैं इस इंसदाद पोलियो मुहिम में रजाकार के तौर पे काम करने के लिए और लेडी हेल्थ वर्कर्स भी जो है वो भी काम कर रही हैं इस इंसदाद पोलियो मुहिम में। तो खास तौर पे उनका हमें ये देखने में आया कि वो ताखीर को तो बर्दाश्त कर लेते हैं। उनका कहना हमेशा ये होता है कि 12 बजे 1 बजे तक जो है पोलियो मुहिम बाज़ दफा शुरू नहीं की जा सकी। सिर्फ उनका कहना ये होता है कि जब तक सिक्योरिटी फराहम नहीं होगी उनके वो इस बात में मुतमईन नहीं होगी कि उनकी जानों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, तब तक वो ये काम शुरू नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सबा सुल्तान अपडेट करने का। महकमा दाखिला सिंध ने कराची के पोलियो मुहिम के दौरान 24 यूनियन काउंसिल में आज मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। इसी बारे में मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं शाह वलीउल्लाह। महकमा दाखिला सिंध ने पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए इस बार सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। इसी सिलसिले में इन इलाकों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जहां पोलियो टीमें अपने फराइज अंजाम देगी। इन इलाकों में गिडाफ टाउन की यूसी 4, 5 और 8, बल्दिया टाउन की 1, 2, 3 और 4, गुलशन टाउन की यूसी 10, 11, 12 और 13, औरंगी टाउन की यूसी नंबर 1, 2 और 13, साहिब टाउन की यूसी नंबर 7, 8 और 9, फिर कासिम टाउन की यूसी 2, 3 और 4, लांडी की यूसी नंबर 1 और 2, सदर में यूसी 9, गुलबर्ग में यूसी 8 शामिल है। इन इलाकों में मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पाबंदी दफा 144 के तहत लगाई गई है। महकमा दाखिला सिंध ने खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ मुतल्लिका एसएचओ को दफा 188 के तहत तहरीरी कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं। इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, पब्लिक परेशान होती है, गरीब कहाँ जाए। रिक्शे वाले किसी वाले ज्यादा पैसे लेते हैं, किराया ज्यादा लेते हैं। कुछ और करे इसका, ये हल थोड़ी है गाड़ी बंद कर दी और डबल सवारी बंद कर दी, कुछ और हल होना चाहिए इसका। अमन के लिए कर रहे हैं ना, तो अमन होना चाहिए, हो जाए तो अच्छी बात। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं। उनका काम यही है कि हर पैदल चलने वाले पे, हर बंदे पे पाबंदी लगा दे बस। दूसरी तरफ अवाम का कहना है जैसे पोलियो मुहिम के लिए पूरे इलाके बंद कर दिए जाते हैं और मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, इसी तरह अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और खुसूसन टारगेट किलिंग रोकने के लिए भी हुकूमत अमली इक़दामात करे। शाह वलीउल्लाह, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
पोलियो मुहिम के बाद बात करेंगे खैबर एजेंसी की, जहां पर गनशिप हेलीकॉप्टर्स की शेलिंग, इंसदादे पोलियो टीम पर हमले में मुलविस गिरोह के 5 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। खैबर एजेंसी के इलाके जमरूद में इंसदादे पोलियो टीम पर हमले में मुलविस गिरोह के खिलाफ इतवार की सुबह कार्रवाई की गई। गनशिप हेलीकॉप्टरों ने तहसील बाड़ा के इलाके कसमंडी में अयूब मरकज पर शेलिंग की, जिसमें 5 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। कार्रवाई में शिद्दत पसंदों के 2 ठिकाने भी तबाह हुए हैं। इसी बारे में कुछ मजीद तज्जिया भी लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तालिबान ने 1 माह की जंगबंदी का ऐलान तो किया है, क्या आप समझते हैं कि वो उनके लिए संजीदा है? इसमें देखिए कि तमाम चीजें जो ऐलानात है, ये कोई 2, 3, 4 हफ्तों की जो नेगोशिएशन है या जो बैकडोर डिप्लोमेसी, जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बाद सामने आए हैं। और इसमें एक जो चीज आई है कि तालिबान ने कहा कि जितने उनका एफिलिएटेड ग्रोह है वो भी इन किसी किस्म की कार्रवाई में शामिल ना हो, इससे पहले वो ये कमिट नहीं करते थे। अभी अगर उनकी तरफ से बयान आ रहा है, पहले बयानात पे तो वो कायम नहीं रहे हैं। उनकी जो पिछली तारीख है वो तो बड़ी डाउटफुल सी और बड़ी हिपोक्रेटिक सी है, मैं कहूंगा कि कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन चूंकि कहते एक फकरा कहा जाता है कि गिव पीस अ चांस, तो उस पीस को सोचते हुए हुकूमत ये सोच सकती है, या जो टीम मुज़ाकरात कर रही है या जिनकी बातचीत हुई है, वो इस पे यकीन कर सके, उसको ये सोच सकते हैं कि शायद इस दफा सैनिटी उनके ऊपर प्रिवेल करे और वो पाकिस्तान के में अमन के लिए, पाकिस्तान के लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में और इस मुल्क के इंटरेस्ट में अपनी बात पे कायम रहें और इसके ऊपर इसको बुनियाद बना के आगे बातचीत चले। और बातचीत चले, जैसे आपसे पहले हम रिपीटेडली कहते रहे हैं कि आइन के दायरे में, और पाकिस्तान में माशाल्लाह इस्लाम की तमाम क्लॉजेज जो है शरीयत नाफिज है, और वो शरीयत जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसीव की गई है, जिसके ऊपर बेस करके तमाम आपके लॉज बनाए गए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए तालिबान जो है वो अगर बातचीत करे और अपनी कार्रवाइयों से बाज रहें तो इस खत्ते में जरूर अमन आ सकता है। क्योंकि इसकी ये जो तालिबान की जो एक्टिविटीज है, इसके दरमियान पीछे कुछ बाहर की एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, जो तालिबान उनका भी यकीनन कोई ना कोई तयन करना होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड राहत लतीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। राहत लतीफ साहब, आप क्या कहेंगे कि तालिबान के जो मुतादिद गिरोह हैं, क्या वो तमाम गिरोह इस जंग की पासदारी कर सकेंगे? देखिए, बात यह है कि ये तो जो हमारी कमेटी जो बैठी है हुकूमती, और जो तालिबान की कमेटीज बैठी हैं, हमारी हुकूमती कमेटी को सबसे पहले उनसे ये मालूम करना चाहिए था कि उनका दायरा इख्तियार जो है वो कहाँ तक है। आया सारे पाकिस्तान के अंदर है, तमाम तालिबान के ऊपर वो हावी है, या कि ये सिर्फ ये एक खास महदूद इलाके के बीच में है जहाँ पर खास किस्म के एक ग्रुप है जिसके ऊपर, या 2 ग्रुप्स है जिसके ऊपर ये हावी है। मुझे नहीं मालूम, मैं अभी तक नहीं मालूम कर सका कि ये आया इनका जो इन्फ्लुएंस है ये कहाँ तक है। चलिए, मैं समझता हूँ कि हो सकता है हुकूमत ने इसके बारे में पता किया हो। जाहिर है कि जब ये पता चलेगा तो फिर ये बातचीत आगे चल सकती है। तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, वो स्टेप होता है सीज फायर का। फिर आप सीज फायर करते हैं तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात शुरू होते हैं। अब ये सीज फायर तो हो गई, लेकिन मालूम नहीं कि आया ये वो लोग उसमें शामिल, वो उनके जो तालिबान जिनसे बातचीत हो रही है, इनका दायरा इख्तियार कहाँ तक है पाकिस्तान के अंदर। तो ये अगर ये मालूम हो जाए कि जी इनका दायरा इख्तियार सारे पाकिस्तान के अंदर है, तो जाहिर है कि जहाँ से भी कोई ऐसी बात होगी जिसके बीच में तशवीश होगी, जहाँ पे कोई दहशतगर्द हमला करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें वो एजेंसी शामिल है जो एजेंसीज को जो है। बहुत वैलिड पॉइंट है, और जाहिर है इसमें से हमें तयन जरूर करना होगा कि क्या इनका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में है या कि स्पेशल एक खित्ते में है। आपने तज्जिया दिया मेजर जनरल रिटायर्ड राहत लतीफ साहब और ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे तालिबान के ऐलान जंगबंदी का। और आखिर वो खबर आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तालिबान 1 माह के लिए जंगबंदी पर मान गए हैं और हुकूमत ने उनके इस पैगाम को खुशाइन करार दे दिया है। खुर्शीद शाह, फजलुर रहमान और ANP ने भी इस ऐलान का खैर मकदम किया है।
طالبان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک پیغام کے ذریعے اپنے تمام عسکری گروپس کو بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ 1 ماہ کے لیے پرتشدد کارروائیاں بند کر دیں۔ طالبان نے اب حکومت سے بھی امید لگا لی ہے کہ وہ مثبت جواب دیں گے۔ طالبان کے اس پیغام سے ایک بار پھر روٹھے ہوئے امن کی جیسے سنی گئی ہے۔ ادھر یہ پیغام آیا، ادھر وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے فون اٹھایا اور طالبان کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق سے بات کی، جو آج کل مدینہ منورہ میں ہے۔ اب دونوں رہنما اس جنگ بندی پر خوش بھی ہوئے اور اسے ایک بڑا بریک تھرو مانتے ہوئے دوبارہ صلح کی بات پر رضامندی ظاہر کر لی۔ اب دونوں کمیٹیاں پھر سے لڑائی معاف کرانے کے لیے بیٹھیں گی۔ یہ ایک موقع غنیمت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ عارضی جنگ بندی مستقل اور پائیدار جنگ بندی ثابت ہو۔ اس کے لیے ہم دونوں متعلقہ فریقین کو اور مقرر حلقوں کو بہت ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایک طرف طالبان پر طیاروں سے بمباری کا سلسلہ بھی جاری تھا، جو ممکنہ طور پر اب روک دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی طالبان کا کڑا امتحان بھی شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا طالبان کے تمام گروپس اس جنگ بندی پر عمل کرتے ہیں یا پھر خونی حملوں کے ساتھ یہ موقف سامنے آ جاتا ہے کہ یہ حملے طالبان کے فلاں گروپ کر رہے ہیں اور باقی امن اور صلح چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی جب کمیٹیاں بنی تھیں تو دہشت گردی کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے مذاکرات ختم اور 2-2.5 ہفتوں میں آپریشن کی باتیں ہونے لگی تھی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ حکومتی ناراضگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ بیک ڈور چینل رابطوں نے کام کر دکھایا، حکومت طالبان مذاکرات کی بحالی میں میجر عامر اور مولانا یوسف نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ حکومت اور طالبان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ بدھ کے روز وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا، جس میں وزیر داخلہ، آرمی چیف، ڈی جی ISI، ڈی جی ملٹری آپریشن اور اعلی افسروں نے شرکت کی، جہاں طے کیا گیا کہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود عسکریت پسندوں نے کارروائی کی تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ہفتے کے روز اسلام آباد میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے میجر عامر کی تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں میجر عامر نے وزیر داخلہ سے کہا کہ مذاکرات ضرور کیے جائیں مگر میڈیا پر میلہ نہ لگایا جائے، راز کو راز رکھا جائے اور ناپختہ بات چیت کو منظر عام پر نہ لایا جائے۔ میجر عامر نے کہا کہ مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو ان لوگوں کو بٹھایا جائے جو براہ راست فریق ہیں۔ ان کی تجویز تھی کہ مذاکرات کے لیے فوج کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا جائے اور مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دی جائے۔ اور انٹرنیٹ صارفین کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ بہت جلد وہ دوران پرواز بھی انٹرنیٹ سے مستفید ہو پائیں گے۔ بالکل، امریکی ہوا باز کمپنیاں دوران پرواز مسافروں کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دنیا بھر میں جہاز سے سفر کرنے والے افراد کے مطالبے پر کیا گیا۔ اب ہوائی سفر کے دوران بھی صارفین وائی فائی اور انٹرنیٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ توقع ہے کہ چند برسوں میں یہ سہولت عام ہو جائے گی۔ اب انٹرنیٹ مفت ملے گا؟ جی ہاں، بالکل مفت، اور تو اور کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ ہوگا کیسے، یہ ہمیں بتائیں گے سلمان حیدر۔ امریکہ کی ایک کمپنی نے آؤٹر نیٹ کے نام سے نئی سروس فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو جون 2015 تک ہر کسی کو بالکل مفت دستیاب ہوگی۔ آؤٹر نیٹ سروس شروع کرنے کے لیے خلا میں چھوٹے چھوٹے سینکڑوں مصنوعی سیاروں کا ایک جال بچھایا جائے گا، جن کے وائی فائی سگنلز کی مدد سے دنیا میں ہر کوئی انٹرنیٹ کی سہولت سے بلا معاوضہ فائدہ حاصل کر سکے گا۔ آؤٹر نیٹ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہ کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی، نہ لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کی، بس آپ کے پاس ایک ایسا موبائل فون ہونا چاہیے جس میں وائی فائی موجود ہو۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ جنگل میں بھی ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آؤٹر نیٹ ہر وقت آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ لیکن صحرا کا ذکر بھی بہت ضروری ہے، جہاں آؤٹر نیٹ کے سگنلز آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے۔ اور اگر آپ کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر بھی ڈیرا لگائے بیٹھے تو آؤٹر نیٹ آپ کو آنے والے ہر طوفان سے وقت سے پہلے ہی آگاہ کر دے گا۔ اور اگر آپ کسی دور دراز گاؤں میں جا کر بھی دنیا بھر کی تازہ ترین معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کوئی مشکل نہیں، اور جیب پر اضافی بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ آؤٹر نیٹ کی جدید ترین سہولت آپ کو نہ صرف دنیا بھر سے جوڑے رکھے گی، بلکہ معلومات کے تمام خزانے بھی آپ کی دسترس میں ہوں گے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ اور بھی اہم خبریں اس بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔